हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन टॉपिक्स के बारे में और ये सारे टॉपिक्स हैं क्लास 11 चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर। तो हमें आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला है स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड के बारे में हम जानेंगे। देन हार्डवुड एंड सैपवुड के बारे में हम जानेंगे। देन थर्ड टॉपिक इज कॉल्ड कैम्बियम एंड फोर्थ इज बार्क एंड लेंटिल्स। क्लियर। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड के बारे में। तो स्प्रिंग वुड का मतलब क्या होता है। हमारी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था वैस्कुलर कैम्बियम के बारे में, यानी कि कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है वो सेंटर में हाईली एक्टिव होती है, जिसकी वजह से जो जाइलम बनता है, जो सेकेंडरी जाइलम बनता है, इज मोर इन नंबर एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। तो स्प्रिंग वुड का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें किसी भी टेम्परेट रीजन की बात करते हैं, कोई भी टेम्परेट रीजन है, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं दे आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस विल कीप ऑन चेंजिंग। इसीलिए अगर हम कैम्बियम की बात करें, कैम्बियम जो होता है वो स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा एक्टिव होता है। जब स्प्रिंग सीजन होता है एट दैट टाइम कैम्बियम इज हाईली एक्टिव। अगर कैम्बियम हाईली एक्टिव है तो इसका रिजल्ट क्या होगा। जो जाइलरी एलिमेंट हमारे बनते हैं, जाइलरी का मतलब है जाइलम, जाइलरी एलिमेंट जो बनते हैं यहाँ पे वो ज़्यादा होते हैं नंबर में। और यहाँ पे वेजल्स, आपको पता है वेजल्स जाइलम का ही पार्ट है। तो जो वेजल्स यहाँ पे बनती हैं दे आर विद वाइडर कैविटीज, यानी कि उनमें स्पेस जो है वो ज़्यादा होता है। अगर हम स्प्रिंग सीजन की बात करें तो कैम्बियम स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा एक्टिव होता है, जिसकी वजह से जाइलरी एलिमेंट्स विद वेजल्स वाइडर कैविटीज, यानी कि वेजल्स जो यहाँ पे आती हैं उनकी कैविटीज ज़्यादा वाइडर होती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, इस टाइप की वुड को हम कहते हैं स्प्रिंग वुड। एंड स्प्रिंग वुड इज जनरली लाइट इन कलर, वो जनरली लाइट इन कलर होती है। क्लियर है। अगर हम ऑटम वुड की बात करें तो ऑटम वुड स्प्रिंग वुड का बिल्कुल अपोजिट होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑटम वुड में आप लोग क्या लिखोगे। अगर ऑटम वुड जो है, यानी कि जब ऑटम सीजन आता है तो कैम्बियम जो है वो ज़्यादा एक्टिव होने के बजाय वो लेस एक्टिव होता है, बहुत ही कम एक्टिव होता है। और अगर वो लेस एक्टिव होगा तो क्या होगा, जाइलरी एलिमेंट जो बनेंगे अलॉन्ग विद द वेजल्स वो बहुत ही कम बनते हैं, और जो कैविटीज होती हैं वो भी बहुत ही नैरो कैविटीज यहाँ पे होती है, यानी कि स्पेस वेजल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होगा यहाँ पे, नैरो कैविटीज। तो इस टाइप की वुड को हम क्या कहते हैं, ऑटम वुड। एंड ऑटम वुड इज जनरली डार्क इन कलर। अगर आप किसी स्टेम को काटोगे तो आप क्या देखोगे कि जो स्प्रिंग वुड है और ऑटम वुड है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अपीयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, दिस इज स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, अगेन दिस स्प्रिंग वुड एंड दिस इज ऑटम वुड। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, इफ यू विल कट द स्टेम ऑफ एनी ट्री यू विल ऑब्जर्व दिस वुड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये जो होते हैं इन रिंग्स को अगर हम काउंट करें तो वी कैन एस्टिमेट द एज ऑफ द ट्री, यानी कि हम ट्री की एज का पता लगा सकते हैं इन रिंग्स को काउंट करने से। सो इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। सो स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव होता है, जिसकी वजह से मोर जाइलरी एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड विथ वेजल्स हैविंग वाइडर कैविटीज एंड दीज आर लाइटर इन कलर। And on the other hand, in autumn season, cambium is less active, as a result of which less jailary element will form with vessels having narrow cavities. And these two woods appear like concentric circles, and by counting these circles, we can estimate the age of the tree. So this is all about spring wood and autumn wood. Next जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है hardwood and sapwood के बारे में। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्डवुड एंड सैपवुड, वो हम पढ़ेंगे अब। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हार्डवुड और यहाँ पे हम लिख देते हैं सैपवुड, हार्डवुड एंड सैपवुड। सबसे पहले हम जानेंगे हार्डवुड के बारे में। हार्डवुड क्या होती है, जनरली जो ट्रीज काफ़ी ओल्ड हो चुके होते हैं। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि कैम्बियम की वजह से क्या होता है,
सेकेंडरी ग्रोथ होता है, सेकेंडरी जाइलम फॉर्म होता है, सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म होता है, बट सेकेंडरी जाइलम आर मोर इन नंबर एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी जाइलम होगा, सेकेंडरी जाइलम का मैक्सिमम पार्ट जो है वो डार्क इन कलर हो जाता है, बहुत ही डार्क होता है कलर में। और वो डार्क क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो सेकेंडरी जाइलम में आके डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे कि हम बात करें रेजिन की, टैनिन की, ठीक है, सम एसेंशियल ऑयल्स, गम्स, एरोमेटिक मटेरियल्स या एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं दे कीप ऑन डिपॉजिटिंग इन सेकेंडरी फ्लोएम, जिसकी वजह से सेकेंडरी जाइलम, जिसकी वजह से क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम का मैक्सिमम पार्ट किस तरीके का हो जाता है, इट विल बी डार्क इन कलर। और क्योंकि ये सारे मटेरियल्स यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, इसकी वजह से ये वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करने में हेल्प नहीं करता है, कंडक्ट करने में हेल्प नहीं करता है। ये सिर्फ एक ट्री को मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड करता है, ओनली प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। और क्योंकि यहाँ पे ये सारे मटेरियल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे डिसीज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक काफ़ी कम होता है, या फिर हम कहें ना के बराबर होता है, ठीक है। तो ये था हमारा हार्ट बीट के बारे में, यानी कि इन सेकेंडरी जाइलम द मैक्सिमम पार्ट, यानी कि जो ओल्ड ट्रीज होते हैं इसका मैक्सिमम पार्ट डार्क इन कलर हो जाता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स विच मेक्स हार्टवुड dark in color and resistant to the attack of diseases and microorganisms, and at the same time it does not help in the conduction of water and minerals, but it provides mechanical support to the tree. अगर हम बात करें सैपवुड की, तो सैपवुड बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, ठीक है। सैपवुड में क्या होगा, जो सेकेंडरी जाइलम का जो पार्ट लाइटर इन कलर होता है, यानी कि लाइट इन कलर, उसको हम बोलते हैं सैपवुड, यानी कि जहाँ पे इन सब चीज़ों का डिपोजिशन नहीं होता, यानी कि जो पेरिफेरल पार्ट होता है, बाहर का जो पार्ट होता है वो लाइटर इन कलर होता है। लाइटर इन कलर होगा तो क्या होगा, जो वाटर एंड मिनरल्स हैं उनके कंडक्शन में सैपवुड हेल्प करती है, लेकिन वो कोई मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती। और यहाँ पे डिसीजेस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक होने का डेंजर भी ज़्यादा होता है। तो ये था हमारा हार्टवुड एंड सैपवुड के बारे में, कि हार्टवुड इज डार्कर इन कलर, सैपवुड इज लाइटर इन कलर। यहाँ पे डिपोजिशन होता है टैनिन्स, रेनिन्स, ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स का, गम्स का, एरोमेटिक कंपाउंड्स का, यहाँ पे भी होते हैं। हार्टवुड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिसीज के अटैक होने का चांस ना के बराबर होता है, और यहाँ पे हाई चांस होता है, ठीक है। ये वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन में हेल्प नहीं करता, लेकिन ये करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये था हमारा हार्टवुड और सैपवुड के बारे में दिया। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉर्क कैम्बियम। मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी ग्रोथ, एक प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है उसके पीछे सिर्फ दो ही टिश्यूज काम करते हैं, लैटरल मेरिस्टम। लैटरल मेरिस्टम के दो पार्ट होते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से हमें सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम ऑब्टेन होता है, और इस सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम में से भी सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा होता है नंबर में एज कम्पेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। क्यों, क्या रीज़न बताओगे? क्योंकि जो एक्टिविटी होती है कैम्बियम की वो सेंटर में बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द स्टेम। तो वैस्कुलर कैम्बियम के बारे में हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे कॉर्क कैम्बियम के बारे में। कॉर्क कैम्बियम के बारे में देखो, मैं यहाँ पे डायग्राम, एक बहुत ही छोटा सा डायग्राम आपको बना के दिखा रही हूँ। सपोज ये है हमारा एपिडर्मिस, ये हमारा आउटर मोस्ट लेयर है, और यहाँ पे राउंड शेप में प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स। तो ये क्या होते हैं, दीज आर द कॉर्टेक्स, इसको हम कहेंगे कॉर्टेक्स या कॉर्टिकल रीजन भी आप कह सकते हो। और बीच में हमारा यहाँ पे होता है वैस्कुलर टिश्यूज, यहाँ पे अंदर टिप होगा, ठीक है, दिस इज एंडोडर्मिस, यहाँ पे दिस इज द एंडोडर्मिस पार्ट होगा, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के टिश्यूज होते हैं, ठीक है, और बीच में जो भी हमारा स्पेस होगा उसको हम पिथ बोलते हैं, ठीक है। तो बीच का जो पार्ट होगा यहाँ पे तो काम करता है वैस्कुलर कैम्बियम, जिसकी वजह से जो जाइलम है और जो फ्लोएम है
ये अपना सेकेंडरी फॉर्म ले लेते हैं। अब जब ये जो बीच का पार्ट है जब ये साइज में बढ़ता जाएगा, यानी कि जब इसकी ब्रेथ बढ़ती जाएगी, तो जो बाहर के टिश्यूज है यानी कि जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है और जो एपिडर्मिस पार्ट है वो तो डैमेज होगा ही, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है जहाँ पे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, जहाँ पे गर्थ में इंक्रीज होता है, तो अगर यहाँ पे ये जो सर्कल मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है, अगर ये साइज में बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, तो जो ऊपर के सेल है, जो इसके आसपास के सेल होते हैं वो तो डैमेज होंगे, वो तो यहाँ से हट जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इनको रिप्लेस भी हमें करना होगा क्योंकि इनका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, ये प्रोटेक्शन करते हैं। तो वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से जब ये टिश्यूज यहाँ से हट जाते हैं, वॉश ऑफ हो जाते हैं, तो इनको रिप्लेस भी करना पड़ेगा। और रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे हमारा अगला टिश्यू काम आता है जो है कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाती हूँ कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम जो है इसे आप क्या कह सकते हो, इसे आप फेलोजेन के नाम से भी कह सकते हो। कॉर्क कैम्बियम कह लो, फेलोजेन कह लो, एक ही बात है। अच्छा, अब ये जो कॉर्क कैम्बियम है मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ सो दैट यू पीपल कैन सी द डायग्राम इजीली, ठीक है। तो फिर से बता रही हूँ, कॉर्क कैम्बियम का वही काम होता है कि वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से जो टिश्यूज हट गए थे, जिन्होंने अपना जो डैमेज हो चुके थे, उनको हमें रिप्लेस करना है और रिप्लेस करने में कॉर्क कैम्बियम काम आता है। तो कॉर्क कैम्बियम को आप फेलोजेन भी कह सकते हो, फेलोजेन भी कह सकते हो, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है कॉर्क और दूसरा होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। कॉर्क कैम्बियम को इन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कॉर्क को आप फेलम भी कह सकते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेलम एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेलोडर्म, इसे आप फेलोडर्म के नाम से भी कह सकते हो, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, जो कॉर्क पार्ट है ये रिप्लेस करता है बाहर वाले सेल्स को, जो आउटसाइड सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस करता है, ठीक है। और ये जो है ये इम्परमीबल आप कह सकते हो या इम्परवियस आप कह सकते हो। इम्परमीबल होता है वाटर के लिए, ये वाटर के लिए यानी कि वाटर को अलाउ नहीं करता है। ये क्यों नहीं करता, क्योंकि जो इसकी सेल वॉल होती है यहाँ पे सुब्रीन का डिपोजिशन हो जाता है, सुब्रीन, ठीक है। तो सुब्रीन की डिपोजिशन होने की वजह से जो कॉर्क है वो इम्परमीबल टू वाटर होता है और ये जो बाहर के सेल होते हैं उनको रिप्लेस करता है। अगर हम बात करें सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म की, तो ये स्पेशली बना होता है पैरेन्काइमा टिश्यूज का, पैरेन्काइमा टिश्यूज का बना होता है। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो हमारे अंदर के सेल होते हैं, इनर साइड वाले सेल्स, इनको रिप्लेस करता है, इन्हें रिप्लेस करता है, ठीक है। तो देखो फेलोजेन, फेलम एंड फेलोडर्म, ठीक है, यानी कि इन तीनों को मिला के एक कॉमन टर्म, एक कॉमन सा नाम दिया गया है। कौन कौन सा, अगर हम फेलम को इंक्लूड करें प्लस फेलोडर्म एंड प्लस फेलोजेन, अगर हम इन तीनों को मिलाएं तो इन तीनों को एक ही नाम दिया गया है, फेलम, फेलोजेन एंड फेलोडर्म टुगेदर इट इज कॉल्ड एज पेरिडर्म, उसे पेरिडर्म का नाम दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा कॉर्क कैम्बियम के बारे में, यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम में जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम लगातार अपने आप को बढ़ा रहे हैं और उनके बढ़ने की वजह से जो उनके आसपास के सेल हैं वो डैमेज होते जा रहे हैं, तो उनको रिप्लेस करना किसका काम होता है, कॉर्क कैम्बियम का। कॉर्क कैम्बियम बाहर और अंदर दोनों नए सेल्स बनाता है। जो बाहर की तरफ सेल्स बनाता है वो होता है कॉर्क और इट इज इम्परमेबल टू वाटर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुब्रीन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेलम। जो अंदर की तरफ नए सेल बनाता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेलोडर्म एंड इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यूज, ठीक है। तो फेलम, फेलोजेन एंड फेलोडर्म, इन तीनों को मिला के हमने कॉमन टर्म दी है, वो है पेरिडर्म। तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स आपको कि सेकेंडरी ग्रोथ में लेटरल मेरिस्टेम काम करता है और इसके दो टिश्यूज होते हैं। एक तो होता है वेस्कुलर कैम्बियम जो जाइलम और फ्लोएम का सेकेंडरी ग्रोथ करता है और दूसरा होता है कॉर्क कैम्बियम जो उन सेल्स को रिप्लेस करता है
वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से हट चुके थे। तो ये था हमारा कॉर्क कैम्बियम के बारे में। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बार्क एंड लेंटिसिल्स। बार्क और लेंटिसिल्स के बारे में आप लोग काफी हद तक जानते भी होंगे। बार्क एंड लेंटिसिल्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे बार्क के बारे में। क्या होती है बार्क? जो एक ट्री का जो ट्रंक होता है उसका आउटर पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज बार्क। तो वेस्कुलर कैम्बियम, अगर हम बात करें यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम की, और वेस्कुलर कैम्बियम की किसकी बात कर रहे हो? खास तौर से सेकेंडरी जाइलम की। ठीक है, हम लोग सेकेंडरी जाइलम को लेके चलते हैं। अगर हम सेकेंडरी जाइलम की बात करें तो सेकेंडरी जाइलम सेंटर में होता है। स्टेम की बात हो रही है यहाँ पे, रूट की बात नहीं हो रही। सेकेंडरी जाइलम सेंटर में होता है। तो सेकेंडरी जाइलम के बाहर जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी टिश्यूज होते हैं, दे फॉर्म द बार्क ऑफ द ट्री। तो अगर हम कॉमन रूप से देखें तो यहाँ पे बार्क में कौन कौन से टिश्यूज हमारे आ गए? यहाँ पे एक तो आता है सेकेंडरी फ्लोएम, क्योंकि वो सेकेंडरी जाइलम के बाहर होता है। और दूसरा यहाँ पे इंक्लूड होता है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम, क्योंकि कॉर्क कैम्बियम भी तो बाहरी होता है। इसका तो काम होता है जो कॉर्टिकल सेल होते हैं और जो एपिडर्मिस होता है उसको रिप्लेस करते हैं। तो ये भी तो बाहरी हो गए सेकेंडरी जाइलम के। ठीक है, तो बार्क जो है वो इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, फर्स्ट इज सेकेंडरी फ्लोएम एंड कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, अब सुनो, लेंटिसिल्स की बात करते हैं। बार्क, अगर आपने किसी पुराने ट्री की, ओल्ड ट्री की बार्क को देखा होगा तो उसकी बार्क में छोटी छोटी लाइनें होती हैं, उसको हम बोलते हैं लेंटिसिल्स। अब वो लेंटिसिल्स फॉर्म कैसे होते हैं सुनो। कॉर्क कैम्बियम कभी कभी क्या होता है, जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स उसकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि जो पैरेन्काइमल टिश्यूज जो होते हैं, जो बाहर से जो पैरेन्काइमल टिश्यूज होते हैं वो डैमेज, यानी कि उनमें रप्चरिंग होने लग जाती है, और वो रप्चरिंग फिर बाहर शो होती है इन द फॉर्म ऑफ लेंटिसिल्स। वो लेंटिसिल्स के फॉर्म में शो होती है। लेंटिसिल्स का मेन काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो बार्क में हमने क्या पढ़ा कि सेकेंडरी जाइलम के बाहर के टिश्यूज जो भी होते हैं, जैसे कि एक तो हमारा सेकेंडरी फ्लोएम और दूसरा कैम्बियम, ये जो होते हैं बार्क को फॉर्म करते हैं। उस बार्क में डेवलप होते हैं लेंटिसिल्स। कैसे? कॉर्क कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है कभी कभी इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि जो पैरेन्काइमल टिश्यूज होते हैं ऑन द पेरिफेरल पार्ट दे स्टार्ट रप्चरिंग, और वो रप्चरिंग फिर बाहर लेंटिसिल्स के फॉर्म में शो होती है। एंड द मेन फंक्शन ऑफ लेंटिसिल्स इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि स्टोमेटा तो हेल्प करती ही करती है, साथ साथ में स्टोमेटा के साथ लेंटिसिल्स भी हेल्प करते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने में। सो दिस इज ऑल अबाउट बार्क एंड लेंटिसिल्स। एंड स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक जो हमारा बचता है वो है सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। अभी तक हमने जो भी पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था कि जो स्टेम होती है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है। तो रूट्स के बारे में ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जितने भी प्रोसेस हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं स्टेम के बारे में, वो सारे के सारे सेम होते हैं रूट्स में। डिफरेंस क्या होगा कि स्टेम में क्या था, प्राइमरी ग्रोथ पहले था, सेकेंडरी ग्रोथ बाद में था। रूट्स में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ शुरू से ही होता है, वो सेकेंडरी ग्रोथ इन ओरिजिन। ठीक है, यानी कि स्टेम में पहले प्राइमरी ग्रोथ हुआ, पहले प्राइमरी जाइलम बने, प्राइमरी फ्लोएम बने, फिर सेकेंडरी ग्रोथ हुआ। बट इन रूट्स आर सेकेंडरी ग्रोथ इन ओरिजिन, यानी कि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्टिंग से ही होता है। बाकी जितने भी प्रोसेस होते हैं रूट्स में, दे आर सिमिलर जस्ट लाइक द सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम्स। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इस चैप्टर के बारे में सारे के सारे टॉपिक्स। तो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग उससे पूछ सकते हो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 7. So have a nice day to all students. Thank you so much.